Hey, welcome back. I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम प्रकाश अर्थात लाइट के अंतर्गत हम प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे और गोली दर्पण का अध्ययन करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब इमेज यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक रियल इमेज और दूसरा होता है आभासी वर्चुअल इमेज। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसको समझें। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं आती, प्रतीत होती है, जबकि वहां से आती नहीं, केवल उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। तो प्रतिबिंब की व्याख्या और इसके बनने की प्रक्रिया आगे विस्तृत रूप से समझाई जाएगी। पहले आप इसकी डिफिनेशन लिख लो, फिर गोली दर्पण की बात करते हैं, फिर आपको प्रतिबिंबों की स्थिति और इसके बनने की प्रोसेस को समझाया जाएगा। तो आप डिफिनेशन लिखिए प्रतिबिंब की। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों इसका विस्तृत अभी आगे हम बताएंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को लिखाने के बाद। अब दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। अब आप हेडिंग डालें आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब दूसरा है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन सभी चीजों को आप फेयर बना लीजिए, फेयर में नोट कर लीजिए, फेयर बना लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपका अब सिलेबस का कोर्स ये चल रहा है। अब आगे है इसके अंतर्गत गोली दर्पण। अभी आप गोली दर्पण को समझिए क्या है गोली दर्पण। गोली दर्पण देखिए, जैसे कांच का एक खोखला गोला है, इस तरह से कांच के खोखले गोले को अगर हम काट लें, कांच के खोखले गोले को काट लें तो इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें एक धंसी हुई, जैसे मेरी हथेली को देखिए, अगर ये कांच का, अगर ये खोखला गोला माने, अब इसको काट लिया हमने, तो ये धंसी हुई हथेली, एक तल इसका धंसा हुआ अर्थात अवतल,
और दूसरा उभड़ा हुआ अर्थात उत्तल प्राप्त हुआ। अब अगर हम उभड़े हुए तल से कलई कर दें, उभड़े हुए तल पर कलई, कलई का मतलब होता है लाल पेंट, पेंट कर दें तो दूसरे तल से परावर्तन होने लगेगा धंसे हुए तल से। और अगर हम धंसे हुए तल पर कलई कर दें, पेंट कर दें, तो उभड़े हुए तल से परावर्तन होने लगेगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जो दर्पण बन रहा है तो इस तरह का प्रबंध जो है वो गोली दर्पण कहलाता है। अब यहां पर देखिए आप, जब हमने उभड़े हुए तल पर कलई किया तो परावर्तन धंसे हुए तल से हुआ, और जब धंसे हुए तल पर कलई किया, पेंट किया, तो परावर्तन उभड़े तल से हुआ। अर्थात यह जो गोली दर्पण है ये दो प्रकार का हुआ। जैसे ये कांच का एक खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को अगर हम काट लें ऐसे, तो कटा हुआ जो भाग होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। ये गोला है, इसको वृत्त मत समझिए, ये कांच का गोला है। अब इस तरह से प्राप्त हुआ इसका कटा हुआ भाग। अब अगर इसके हम उभड़े हुए तल पर ये जो हम डॉट डॉट रेखा खींच रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये हम पेंट कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। कलई कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो धंसे हुए तल से होगा। इस तरह से अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण फेंकी जाए या कोई प्रकाश की किरण आपतित कराई जाए तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो इस तरह का जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण कहलाएगा, ये गोली दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। और अगर इसी कटे हुए भाग के हम धंसे हुए तल पर कलई कर दें, ये धंसे हुए तल पर कलई कर दें और परावर्तन जो है उभड़े हुए तल से हो, तब इस तरह के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये है रिफ्लेक्शन, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो अब यहां पर देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण इस तरफ मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है, और ये जो उत्तल दर्पण है इसमें किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को नहीं मिलती, बल्कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, यहां से आती हुई प्रतीत। अब जैसे एक किरण अगर हम यहां से ले लें तो ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से किरण जाती हुई, परावर्तित किरण जाती प्रतीत होगी। अब यहां पर ये लगेगा, इधर से अगर कोई देख रहा है तो इसको ये थोड़े दिखेगा कि यहां से जाके लौट रही, उसको ये प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें यहां से निकल रही हैं, ये दोनों किरणें यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी इस बिंदु से, जबकि ये किरणें यहां पर जा ही नहीं रही हैं, केवल यहां से प्रतीत हो रही है। तो आपने देखा यहां पर अगर मान लीजिए इस पर हम एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं और परावर्तन के बाद यहां पर देखिए वास्तव में मिल रही है, और यहां इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से जो गोली दर्पण है वो दो प्रकार का हुआ। एक बार फिर से आप रिवाइज करें, गोली दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले को काटा जाए तो उसका पृष्ठ इस तरह से प्राप्त होगा कि एक पृष्ठ धंसा हुआ और एक पृष्ठ उभड़ा हुआ। अगर हम उभड़े तो तो इस तरह के प्रबंध को हम गोली दर्पण कहते हैं। अगर उसका एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो परावर्तन दूसरे पृष्ठ से होने लगता है गोली दर्पण में। अब ये गोली दर्पण दो तरह का होता है। अगर हम उभड़े हुए तल पर कलई कर दें तो परावर्तन धंसे हुए तल से होगा, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर धंसे हुए तल को कलई कर दें तो परावर्तन उभड़े हुए तल से होगा। इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक दर्पण हमने ले लिया, ये एक गोली दर्पण है। अगर इसके हम उभड़े हुए तल पर कलई कर दें, यदि हम इसके उभड़े हुए तल पर कलई कर दें तो परावर्तन धंसे हुए तल से होगा। अब इस गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं।
गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं? एक होता है जिसको आपको हर समय दिमाग में रखना है, बगैर इसके लाइट को आप पढ़ ही नहीं सकते और न समझ सकते हैं। एक होता है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। अब गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र समझ लीजिए, अभी डिफिनेशन हम लिखवा देते हैं, फिर आप लिख लेना। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जैसे ये जो गोली दर्पण है, अगर ये इस गोले का भाग है तो इसका जो सेंटर होगा यही कहलाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र, यही होगा दर्पण का वक्रता केंद्र। और दर्पण का जो परावर्तक तल है, जितने पृष्ठ से परावर्तन हो सकता है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। पोलर ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। दर्पण का ध्रुव याद हो गया होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट जो होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र आप समझी गए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है या जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र। और एक होती है वक्रता त्रिज्या भी। वक्रता त्रिज्या ध्रुव तो आपने समझी गए कि गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और एक है वक्रता केंद्र, इसको समझ लेंगे तो फिर याद करने में आसानी रहेगी और नोट्स भी बना लेंगे आप। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी केंद्र से इसके पृष्ठ को मिला देंगे तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद एक बात और आएगी, फोकस। फोकस, फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती हैं, वही बिंदु दर्पण का फोकस, गोली दर्पण का फोकस कहलाता है। अब यहां देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण हमने फेंका, ये किरण रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में आ रही है और ये मुख्य अक्ष के बिंदु F पर मिल रही है, तो इसी को हम कहते हैं फोकस। फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? फोकस से, फोकस समझी गए आप, फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एक एक चीज की व्याख्या फिर से हम कर देते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र होगा गोली दर्पण का, और उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या होगी। और जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, हमने दो बातें बताई, एक जिस बिंदु से होकर जाती है और एक होता है जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इसको समझ लो। अगर
उत्तल दर्पण में हम, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुव P है, इसका मुख्य अक्ष ये है। अब यहां पर अगर मुख्य अक्ष समांतर कोई प्रकाश की किरण आप लेंगे तो परावर्तन के पश्चात ये ऐसे होगी। अब इसमें ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु F से होकर आती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं आ रही है, ये तो यहीं से मुड़ गई, यहां आई ही नहीं। लेकिन जब कोई इधर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरण यहां से निकल रही है, ऐसे यहां से निकल रही है, मुख्य अक्ष के बिंदु F से निकल रही है, तो निकलती ये प्रतीत होती है, आभास होती है, तो ये भी फोकस है। तो ये है फोकस उत्तल दर्पण का, और ये फोकस है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक तल के सामने और उत्तल दर्पण का फोकस परावर्तक तल के विपरीत दिशा में होती है। अब फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी, यानी P इसकी फोकस दूरी, P इसकी भी फोकस दूरी। तो अब आप यहां देख लें, CP वक्रता त्रिज्या हो गई और CF हो गई, FP हो गई फोकस दूरी। एक चीज यहां पर हम और आपको बताएंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इस बात को हम चलो ज्यामिति विधि से हम इसको दर्शाते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये आपको समझा रहे हैं, अभी नोट्स बाद में बनाएंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एक बार समझ लेंगे, फिर लिख लेंगे, याद हो जाएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। माना एक किरण है AB जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात ये F से होती हुई जाती है। अब B को C से मिलाती रेखा खींचे तो ये अभिलंब का काम करेगी, BC अभिलंब का काम करेगी। अब यहां पर देखिए, कोण ABC बराबर कोण CBF, ABC बराबर CBF, यह कोण और यह कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो ये कोण बराबर है, क्यों? आपतन और परावर्तन कोण, आपतन और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पुनः कोण ABC बराबर कोण BCF, ABC बराबर कोण BCF। देखो भैया, AB समांतर CP है, क्योंकि मुख्य अक्ष समांतर किरण गई है AB। तो जब AB समांतर CP है तो BC तिर्यक रेखा हो गई। कक्षा 9 में आप ज्यामिति में पढ़े हैं एकांतर कोण, तो कोण ABC बराबर कोण BCF, ये क्या होगा? ये होगा एकांतर के कारण, एकांतर कोण। और आपने देखा जब दो राशियां एक ही राशि के बराबर होती हैं तो आपस में भी बराबर होती हैं। CBF और BCF दोनों ही कोण ABC के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः कोण CBF बराबर कोण BCF बराबर कोण BCF, CBF बराबर कोण BCF, इनकी तुलना करने पर यह प्राप्त होगा। तो अब आप यहां देखें तो BCF आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रमेय आपने प्रूव किया है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो CBF का CBF के सामने की कोण CBF के सामने की CF भुजा,
और कोण BCF के सामने की BF भुजा बराबर है। एक बात है आप और नोट कर लेंगे, दर्पण का द्वारक जो परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, इसका ये जो व्यास है यही द्वारक है। परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा करते जाएं, दर्पण का द्वारक अगर हम छोटा करते जाएं तो आप देखिए इसका जो ये बिंदु है, जैसे अभी देखिए यहां अभी इतना बड़ा द्वारक ले रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात ये किरण यहां से जा रही है, और छोटा करें, यहां जा रही है, और छोटा करें, इधर जा रही है, और छोटा करें, ये जा रही है। तो जैसे जैसे हम द्वारक कम लेते जाते हैं, द्वारक को कम करते जाते हैं तो बिंदु बी पी के निकट आ जाता है। देखिए यहां अभी ए बी, अभी द्वारक और छोटा कर दें, बी खिसक रहा है, बी खिसक रहा है, बी खिसक रहा है, तो बी कहां आ रहा है? पी के निकट। तो जैसे जैसे हम दर्पण का द्वारक छोटा करते जाएंगे बिंदु बी पी के निकट आ जाएगा। तो जब बिंदु बी पी के निकट आ जाएगा अत्यंत, तो बी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी। इसी को लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक इतना छोटा लें कि बिंदु बी बिंदु पी के निकट हो जाए, तो BF बराबर हो जाएगा FP। BF बराबर FP। यहां पर आप देखिए इसको संबंध 1 बना लें, इसको संबंध 2 बना लें। यहां पर आप देखेंगे CF बराबर BF और यहां देखेंगे BF बराबर FP। जब संबंध 1 और 2 की तुलना करेंगे, संबंध 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हो जाएगा ये CF बराबर FP, CF बराबर FP। जब CF और FP बराबर हो गया तो FCP का मध्य बिंदु हो गया। अतः बिंदु FCP का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः बिंदु FCP का मध्य बिंदु है। जब बिंदु FCP का मध्य बिंदु है तो FP जो है CP का क्या हो जाएगा? आधा। FP बराबर CP बटा 2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, व से वक्रता समझना, त्री से त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस तरह से गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर सकते हैं आप। अब इसको एक सिस्टम से आप सभी डिफिनेशन से लिख लें। अब इसको सिस्टम से आप सभी डिफिनेशन लिख लें। हाँ तो बच्चों, आप लोग जितना हमने भी बताया गोली दर्पण से लेकर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जरा सा देखें कि आप सुनकर कितना करते हैं। आप सुनकर कितना करते हैं तो आप इसका एक नोट्स बना के हमको शेयर करिए। कल हम इसका फेयर बनवाएंगे, गोली दर्पण से लेकर के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। चूंकि इस थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाता है तो फिर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये सिस्टम थोड़ा और डेवलप हो जाएगा तब हम और बड़ा 1-1 घंटे का वीडियो बना के भेजेंगे। ओके, अब कल मिलते हैं। इसका नोट्स हमको सब लोग कल दैट साल